नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना फैसला सुनाया। उस फैसले में उन्होंने बताया कि राइट टू मैरिज ये जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। इसी के साथ साथ सेम सेक्स मैरिज को जो है उन्होंने लीगलाइज करने से मना कर दिया। उनको लीगलाइज मैरिज को जो है वो हक नहीं दिया। क्या है इसकी पूरी कहानी, क्या था उसका, क्या इस जो केस था इस केस का बैकग्राउंड क्या था, इसी के साथ साथ क्या इस चीज़ में जो है लीगल प्रॉब्लम्स आई थी सुप्रीम कोर्ट को, इसी के साथ साथ क्या उनका फैसला था और इस फैसले में जो है वो 3-2 से जो है बहुमत से जो है फैसला सुनाया गया। तो क्या वो स्टोरी थी उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने को न्यूज़ बताई कि इसके बारे में जो है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। इसी के साथ इसका बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड बेसिकली ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास टोटल 1 या 2 नहीं 21 पिटिशंस आई थी सेम सेक्स मैरिज को जो है वो लीगलाइज करने के लिए, कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो LGBTQAI जो लोग हैं उनको शादी का हक होना चाहिए, उनके शादी को सम्मान मिलना चाहिए और उनको उनकी शादी जो लीगलाइज करना चाहिए। इसी के लिए उनके पास 21 पिटिशंस आई थी। और इसके बाद में जो है वो 7 सितंबर 2018 को नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो है वो एक फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंतर्गत जो है वो IPC इंडियन पीनल कोड के धारा 377 को जो है वो स्ट्रक डाउन कर दिया था, उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, जो कहता है कि होमोसेक्सुअल पीपल जो LGBTQAI लोग जो हैं वो साथ में रह सकते, रिलेशनशिप नहीं रह सकते, उसको जो है वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, उसको जो है वो ओपन कर दिया है कि इसके अंतर्गत जो है धारा 367 को जो है वो हटा दिया गया। जैसे ही धारा 367 को जो हटा दिया गया उसके साथ कुछ और चीज़ें भी ऐड हुई। क्या हुआ? जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ये इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया, वो लोग साथ तो रह सकते हैं लेकिन बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते, उनके शादी को लीगलाइज नहीं कर सकते, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ वो लोग जो है वो अपने घर का उत्तराधिकारी नहीं बन सकते, वो अपने घर का सक्सेसर नहीं बन सकते। ये सारी चीज़ें जो है वो सामने, इसी को लेके जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया कि सेम सेक्स मैरिज को जो है वो लीगलाइज कर दिया जाए, उनको जो है वो अपना बच्चा अडॉप्ट करने की परमिशन दे दी जाए, उनको उसका हक मिले। इसी के लिए जो है वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। जैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 जजों की बेंच स्थापित करता है। इसको हेड करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी। इसी के बाद में जो इसके क्या क्या लीगल चेंजेस आते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आम तौर पे शादी को लीगलाइज कैसे किया जाता है। लीगलाइज करने के 2 तरीके हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला है पर्सनल लॉज, जो अलग अलग धर्मों के होते हैं, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसी तरह अलग अलग धर्म के अलग अलग लॉज हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ उसी धर्म के लोग जो हैं वो शादी कर सकते हैं। अगर किसी को उस धर्म के अंदर शादी करनी है तो उनका रिलीजन गिव अप करना पड़ेगा और वो रिलीजन अपनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की या लड़की हिंदू और मुस्लिम है और अगर उनको एक दूसरे से शादी करनी है, या तो लड़कियों को अपना रिलीजन गिव अप करके लड़की के रिलीजन में जाना पड़ेगा, या फिर लड़की को अपना रिलीजन गिव अप करके लड़के के रिलीजन में जानेगा, और तब वो लोग जो हैं वो शादी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और एक चीज़ है जहाँ पे जो है वो शादी को लीगलाइज कर दिया जाता है। एक और ज़रिए से जो है, एक और तरीके से जो है वो शादी को लीगलाइज कर सकते हैं, जो है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी लड़का या लड़की अपने एज के बाद में, जो भी लीगल एज साइन किए उस एज के बाद में जो है वो बिना अपना रिलीजन गिव अप करे, बिना अपना रिलीजन चेंज किए वो लोग शादी कर सकते हैं। इस पहले स्पेशल मैरिज एक्ट को जो है 1954 में लाया गया था। इसके बाद में जो है वो ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन इस एक्ट में छोटी सी चीज़ है। इस एक्ट का जो सेक्शन 4 पार्ट C है वो कहता है कि सिर्फ मेन एंड वुमेन, इसका मतलब सिर्फ लड़की और लड़का जो लोग शादी कर सकते हैं उनके ही शादी को जो है वो लीगलाइज कर दिया जाएगा अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। इसमें LGBTQ लोगों को नहीं ऐड किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पिटीशन आई थी वो इस तरह से आई थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट को चेंज कर दिया जाए और मैन और वुमेन की जगह पे जो है वो एनी पर्सन डाल दिया जाए, कि जो भी पर्सन जो है अगर वो लोग शादी करना चाहते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत वो लोग शादी कर सकते हैं। तो इसी को लेके जो है इसी को लेके जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई थी। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होती है और हेयरिंग के बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली 2 फैसले सुनाता है। एक फैसला उनका होता है 5:0 की तरह से और एक फैसला होता है 3:2 की तरफ से। आज हम इस वीडियो में जो है वो दोनों फैसले को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि फैसला क्या था जो ये 3 लोगों ने बताया, जो 3 जजेस थे उन जजों को क्या कहना था। उन जजों का कहना था कि जो राइट टू मैरिज है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है।
ये जो फैसला आया था ये 5 और 0 के बहुमत से आया था। पांचों जजों का यही कहना था, पांचों जस्टिस का यही कहना था कि राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को जो है वो वायलेट करता है। कैसे? क्योंकि मैरिज के बारे में जो हक बनाना होता है, मैरिज के बारे में एक्ट बनाना है, तो वो स्टेट और यूनियन का काम है, स्टेट और सेंटर का काम है। क्योंकि ये जो एक्ट है इसके बारे में शेड्यूल 7 में लिखा गया है। शेड्यूल 7 में जो है वो अंतर्गत जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कुछ भी करती है तो वो वायलेशन होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का। इसीलिए राइट टू मैरिज जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को राइट टू मैरिज फंडामेंटल राइट बोलती है तो ये जो है वो वायलेशन होगा थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से मना कर दिया, रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो काम है ये लेजिस्लेचर का काम है। क्योंकि अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट करती है तो वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर्स को जो है वो वायलेट करेगी। थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर्स क्या है? बेसिकली हमारे 3 ऑर्गन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन से, कौन से ऑर्गन से? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव काम क्या है? गवर्नमेंट चलाना और जो भी लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी काम क्या है? कि वो जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके अगर कोई गलत चीज़ें कर रहा है तो उसको पेनलाइज करना और कॉन्स्टिट्यूशन का देखभाल करना। राइट? तो जुडिशरी का काम ये नहीं है कि वो लॉ बनाए। इसीलिए जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है इसके बारे में लॉ नहीं बना सकता, इसलिए उसको चेंज नहीं कर सकता। इसलिए जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट को जो है वो चेंज नहीं कर सकता। इसको चेंज करने का हक किसका है? इसको चेंज करने का हक लेजिस्लेचर का है, पार्लियामेंट का है, संसद का है। इसी के साथ साथ एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो लोग जो सेम सेक्स या सेम जेंडर या फिर LGBTQ कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ उन्होंने जो है एक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने जो है वो एक आशा भी जगाई है। उन्होंने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भले इसमें चेंज नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सेंटर ऑफ गवर्नमेंट से जो है वो एक सजेशन देता है कि वो एक कम्युनिटी डिसाइड करे, एक कमेटी डिसाइड करे और कमेटी जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी को हेड किया जाए। कैबिनेट सेक्रेटरी उसको हेड करेंगे और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट बना के सबमिट करे और इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो है वो इन कम्युनिटीज़ को, LGBTQ AI कम्युनिटीज़ को जो है वो उनके अधिकार मिले। क्या क्या अधिकार उनको मिलने चाहिए? राइट टू मैरी कैसे होना चाहिए, उनको चाइल्ड अडॉप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स को जो है उसको अंतर्गत लिया जाए और इसके बारे में कानून बनाया जाए। ये था इन 3 का फैसला। इसमें से ये जो दो फैसले थे, ये 2 फैसले 5 जजों के द्वारा दिए गए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये जो जजेस, ये जो फैसला था ये 5 जजों का आया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। इसी के साथ साथ जो बाकी के 2 जजेस थे, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ भी जो हैं वो है, उनका क्या कहना था? उनका सबसे पहले कहना था कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो इलाइट या अर्बन नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ मॉडर्न ज़माने में या फिर सिर्फ शहरी भागों में नहीं है, ये हर जगह पे है, ये रूरल में भी है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि राइट टू मैरिज इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये उनका भी कहना था और ये पूरा 5 जजों का भी यही कहना था। इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि उनको जो है वो बच्चों को अडॉप्ट करने का हक मिलना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर बच्चों का अडॉप्शन लेना है तो उसको कैसे लिया जाता है? उसको देखा जाता है कारा के ज़रिए से, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। इस अथॉरिटी के द्वारा जो है वो बच्चों को अडॉप्शन का चीज़ें देखी जाती है इंडिया में। इसके जो रूल्स हैं, इसके रूल्स के मुताबिक सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल कपल्स जो है वो बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। हेट्रोसेक्सुअल कपल मतलब क्या? जो लड़का लड़की है और वो लोग शादीशुदा हैं 2 साल के लिए, लेकिन बाकी लोग जो है वो लोग उनको बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या कि ये डिस्क्रिमिनेट करता है कि सिर्फ ये लोग जो हेट्रोसेक्सुअल कपल्स हैं वही लोग ले सकते हैं, जो बाकी के लोग हैं वो लोग बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ऑन दी बेसिस ऑफ सेक्स, लेकिन ये जो है वो वायलेट करता है आर्टिकल 15 को। आर्टिकल 15 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, जो कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन। तो इसका मतलब आर्टिकल 15 का जो वायलेशन हो रहा है। इसीलिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 जजेस थे उनका कहना था कि ये आर्टिकल 15 को वायलेट करता है, इसीलिए कारा को अपने रूल्स चेंज कर देने चाहिए और इस रूल्स के चेंज करने तक जो है वो ये LGBTQ लोग हैं वो लोग बच्चों को अडॉप्ट भी कर पाएंगे। तो ये फैसला था पूरा कि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, जैसे मैंने बताया, दो चीज़ें बताई उन्होंने, 2 फैसले सुनाए। एक उन्होंने बताया कि राइट टू मैरिज इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इसके बारे में जो है वो 5-0 से जो है वो बहुमत से इस फैसले को सुनाया गया। इसी के साथ साथ जो बाकी सारी चीज़ें थी वो 3:2 के साथ आई। तो
आई होप इस वीडियो से जो है वो आपको इस केस के बारे में, इस फैसले के बारे में जो है पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।